आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के तीसरे चैप्टर को देखेंगे, जो कि केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है, धातु एवं अधातु। इसमें हमको धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है और ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे काफी नंबर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम आपको ये पूरा चैप्टर करा देंगे पूरे डिटेल्स के साथ। आप लोगों को जहां भी दिक्कत होगा कमेंट में पूछ सकते हैं। जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे, हम उनको पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए, इसमें पहला टॉपिक है धातु। मतलब धातु के बारे में इसमें क्या है, धातु किसे कहेंगे। तो चलिए, इसमें परिभाषा दिया हुआ है कि धातु उन पदार्थों को कहते हैं, धातु उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक, एक विशेष प्रकार की चमक, ध्वनि के साथ साथ आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब कोई कहेगा धातु किसे कहेंगे, तो धातु उन पदार्थों को कहेंगे जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक हो, उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि हो, उसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता हो, तो उसे हम धातु कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप सोडियम देख लीजिए, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी और कॉपर। यानी कि सोडियम, एल्युमिनियम, फेरस और अर्जेंटम और कॉपर, ये सभी क्या है, धातु है। ये सभी धातु है। अब ऐसे तो हम याद थोड़े कर पाएंगे कि कौन धातु है, देख के तो नहीं बताएंगे। तो उसको पहचानने का तरीका है, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर हम कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। कि देखिए, धातुओं के भौतिक गुण, मतलब भौतिक गुण देख के बता देना कि कौन धातु है कौन अधातु है। उसके लिए कुछ तरीका है। जैसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कोई भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, तो उसको हम पता चल जाएगा कि वो धातु है या अधातु है। मतलब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। तो इसमें देखिए, धातुओं के बाहरी कक्षा में सामान्यतः एक, दो और तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो एक रहेगा और नहीं तो दो और नहीं तो तीन। या तो धातु के अंतिम कक्षा में एक रहेगा, नहीं तो दो नहीं तो तीन। अगर ये नहीं है तो वो धातु नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तब तो इसमें दिक्कत होने वाला है। ठीक, देखिए, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। दूसरे कक्षा, यानी कि दूसरे कक्षा में कितने, 6 2 8, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। और तीसरे कक्षा में एक, और तीसरे कक्षा वाले को ही अंतिम कक्षा बोला जाता है। मतलब अंतिम में यही ना हो गया, चौथा रहता तो चौथा अंतिम हो जाता, पांचवा रहता तो पांचवा अंतिम हो जाता। लेकिन यहाँ पे तीसरा अंतिम है, तो तीसरा ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अंतिम कक्षा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह धातु है। अब क्लियर हो गया कि धातु कैसे पहचानेंगे, कि धातु कौन है जिसके अंतिम कक्षा में या तो एक रहे, दो रहे, नहीं तो तीन रहे। तो अभी हम ये छोटा सा एग्जांपल केवल सोडियम का, एक और एग्जांपल हम आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं। जिससे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लोरीन, क्लोरीन को ही केवल देखिएगा, ऊपर नीचे वाला हम हटा दे रहे हैं आपको, क्लोरीन ही दिखे। क्लोरीन पे बस खाली फोकस रहना चाहिए। चलिए, क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इसको जब तोड़ेंगे तो इस रूप में टूट जाएगा, इस रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से कर रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा उसके लिए अलग वीडियो एक बना देंगे, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 2s2, 3p5। यानी इसका अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। 5 ठो यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे, और ये दोनों तीसरा ही कक्षा है, तो इसका अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये हमारा धातु नहीं है। धातु कब होगा, जब एक, दो, तीन रहेगा। यहाँ पे देखिए फिर से, धातु कब होगा, जब उसका अंतिम कक्षा में एक, दो और तीन रहेगा। लेकिन यहाँ पे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7। तो क्लोरीन एक गैस है, सबको पता होगा कि क्लोरीन एक गैस है, ये धातु नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सभी एग्जाम्पल आप लोगों को हम दिखा देंगे। पहले यहाँ से देखिए, और इसमें कुछ नोट्स है, अपवाद जिसे बोला जाता है। फिर से यहाँ से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि धातु किसे कहेंगे। तो धातु उन पदार्थों को कहेंगे जिनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि, एक विशेष प्रकार की चमक, अधात्वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, उसे धातु कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आपको बुक में दिया है कुछ गुण, जिसके आधार पे हम धातुओं की पहचान कर सके। तो उसके लिए पहला गुण है इसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिसके बाहरी कक्षा में एक, दो, तीन आए इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो यहाँ पे हमने सोडियम का करके दिखाया, आगे क्लोरीन भी हमने दिखाया। और यहाँ पे इसका अपवाद कुछ देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम के बाहरी कक्षा में भी एक तथा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, इसकी अंतिम कक्षा में दो। इस तो नियम के अनुसार ये भी धातु होना चाहिए, लेकिन ये धातु नहीं है। यहाँ पे नोट में वही लिखा गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम के बाहरी कक्षा में भी एक तथा दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन में एक और हीलियम में दो पाए जाते हैं। फिर भी ये अधातु है, मतलब धातु नहीं है, ये अपवाद होता है। कुछ कुछ चीजें अपवाद में भी होती हैं, तो इसे अपवाद माना जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम को।
आगे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम अलग वीडियो दे देंगे। आप लोग खाली इस टॉपिक को देखिए। जैसे पहला वहां पर था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर दूसरा है आघात वर्धनीयता। दूसरा में क्या है, आघात वर्धनीयता। मतलब आघात वर्धनीयता के आधार पर कैसे बताएंगे, आघात वर्धनीयता कहेंगे किसे, वो देखिए इसमें है कि धातुएं धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी कागज से भी पतली परत बनाई जा सकती है। मतलब आघातवर्धनीयता का अर्थ क्या है, तो आघातवर्धनीयता का अर्थ है कि उसको पीट के चादर बना देना, मतलब उसको फैला देना। अगर ये हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, धातु। जैसे सोना, और सोना भी होता है, सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। एग्जाम्पल में सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, कोई भी धातु को पीटिएगा, लोहा भी देख लीजिए कि उसको पीट के फैला दिया जाता है, मतलब उसमें आघातवर्धनीयता का गुण है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातुएं आघातवर्धन्य होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर इनकी कागज से भी पतली परत बनाई जा सकती है। मतलब सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है। आपको अगर क्वेश्चन में दे दे कि सबसे आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है, तो उसको क्या मारिएगा, सोना। और एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर। अगर 1 ग्राम आपके पास सोना है तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। जबकि 100 mg मिलीग्राम चांदी से, चांदी यहाँ पे आया, देखिए चांदी है ऊपर सोना था, 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। समझ में आया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ से एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेना है, हमने सबको एक क्लास में पढ़ा दिया है। यहाँ पे आप लोग को हम सिर्फ पढ़ पढ़ के रिवाइज आप लोग को करा दे रहे हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिए। आगे है नोट कि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ खड़ी पे होगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर क्या कीजिएगा, पारा। आंसर पारा, Hg, यानी कि ये द्रव अवस्था में रहता है। आगे देखिए, जो कि धातु है जबकि इसके आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब पारा में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ पर अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आघातवर्धनीयता, मतलब हम तो जानते हैं कि सभी धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन धरती पर कुछ कुछ अपवाद में भी धातुएं हैं, जिसलिए इसका ये अपवाद हो जाएगा कि पारा, पारा में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव रहता है। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनता है, पहला कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है, तो हो जाएगा आंसर पारा। और फिर पूछेगा किस धातु में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा पारा। आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, 80 में 40 तो कैसे सही करके आना है, एकदम 100%। ठीक, आगे देखिए तीसरा इसका गुण है तन्यता। तन्यता में है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है, अर्थात इन्हें खींच कर लंबा किया जा सकता है। तन्यता और आघातवर्धनीयता एक ही माना जाता है। जैसे तन्यता का भी मतलब वही है कि इसको खींच के लंबा किया जा सकता है, खींच के इसको क्या कर देंगे, लंबा, खींच के लंबा। इसको हम, थोड़ा हिल गया माउस, हाँ चलिए। इसको तन्यता का अर्थ है कि धातुओं को तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इन्हें खींचकर लंबा किया जा सकता है, मतलब एक तार हम लोग बना सकते हैं धातुओं को। सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक है कि सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती हैं। आगे देखिए, एल्युमिनियम के पतले परत का उपयोग खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि सभी धातुओं को खींचकर एक समान हम नहीं फैला सकते, मतलब कि लोहा को खींचेंगे तो कुछ दूर तक खींचाएगा, सोना को खींचेंगे तो ज्यादा खींचा जाएगा, सोना सबसे तन्य है तो ज्यादा खींचाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि सभी धातुएं एक समान, मतलब कि बराबर बराबर नहीं तन्य है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 ग्राम सोना से उतना खींच दिए तो 1 ग्राम लोहा से भी उतना ही खींचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कहने का अर्थ यही है। आगे कह रहा है कि एल्युमिनियम के पतले परत का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग भी घर पे देखे होंगे कि मिठाई उठाई आता है तो उसपे एक व्हाइट कलर की परत चढ़ी रहती है, तो एल्युमिनियम का पतला परत होता है, ठीक, खाना को सुरक्षित रखने के लिए उसको लगाया जाता है। आगे इसका चौथा गुण है द्रव्यणांक एवं क्वथनांक। द्रव्यणांक एवं क्वथनांक मतलब कि धातुओं में द्रव्यणांक और क्वथनांक का गुण पाया जाता है। देखिए सभी धातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये देखने लायक टॉपिक है कि सभी धातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अपवाद में सोडियम और पोटेशियम, मतलब सोडियम का द्रव्यमांक द्रव्यणांक कम होता है और पोटेशियम का भी द्रव्यणांक कम होता है। ठीक, अपवाद याद रखना है, अपवाद ही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कहेगा कि निम्न में से किस धातु के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पहले है, सोडियम को पहले टिक करेंगे ऑप्शन में। ठीक, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव है कि सीजियम यानी CS, सीजियम का द्रव्यणांक बहुत कम होता है, सीजियम का द्रव्यणांक बहुत कम होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किसका द्रव्यणांक सबसे कम होता है, तो सीजियम का, किसका,
सीजियम का। आगे है सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको पहले टिक करना है सोडियम को। अगर सोडियम ऑप्शन में ना है तब टिक करना है आपको पोटेशियम को। अगर सोडियम ऑप्शन में ना है तब, सोडियम आपको ऑप्शन में ना दिखेगा तब पोटेशियम को टिक करेंगे, ठीक। इन दोनों को चाकू से भी काट सकते हैं, ऐसा धातु है। आगे है सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को। आगे है पांचवा टॉपिक इसमें ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ है। पहला है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा। दूसरा इसका गुण है आघातवर्धनीयता का। तीसरा हमने देखा तन्यता का। चौथा यहाँ पे द्रव्यमान एवं क्वथनांक। और पांचवा यहाँ पे धातु का गुण आया चमक। पांचवा पांचवा ऊपर मिस हो गया। पांचवा, हाँ पांचवा देखिए ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। पांचवा में है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। कह रहा है कि सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती हैं। मतलब धातु को गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मा का सुचालक हो गया। और धातु में लाइन ठेकाएंगे तो लाइन आर पार हो जाएगा, मतलब लाइन भी मारता है धातु में। तो वही बात कह रहा है कि सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती हैं। मतलब उसमें करंट भी जाएगा और गर्म भी होगा। और यहाँ पे अपवाद भी कुछ होते हैं। अपवाद के रूप में लेड, लेड यानी कि शीशा। शीशा विद्युत का सबसे कम चालक होता है। मतलब शीशा में सबसे कम लाइन मारता है, सबसे कम, ठीक। तो अपवाद के रूप में हो जाएगा कि लेड विद्युत का सबसे कम चालक होता है। आगे इसमें है अगला पॉइंट कि सिल्वर विद्युत तथा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये वाला कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सिल्वर। सोना सोना वहां पे मत मारिएगा, सिल्वर मारिएगा। सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन फिर भी इसका तार नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये महंगा होता है, और महंगा तार थोड़े कोई लगाएगा, इसलिए एल्युमिनियम पीतल का, इस सब का, तांबा का लगा दिया जाता है तार। सिल्वर महंगा पड़ेगा ना, इसलिए इसका नहीं होता है। आगे है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, परंतु ये एक अधातु है। हाँ, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है, जो आपके पेंसिल में होता है, पेंसिल में जो ब्लैक कलर का होता है वही ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, परंतु यह एक अधातु है। मतलब क्वेश्चन कहेगा कि निम्न में से कौन सा अधातु, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है और ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। आगे है छठवां गुण इसका कि चमक। चमक में देखिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, तो परिभाषा में भी था कि धातुओं में चमक पाई जाती है। यहाँ भी वही कह रहा है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। उस चमक को क्या कहेंगे? धातुई चमक। आगे इसमें टॉपिक है कि एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की सतह सफेद होती है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा कि निम्न में से किसकी सतह सफेद होती है, किसकी सतह सफेद होती है, तो वहां पे हो जाएगा एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। आगे है क्वेश्चन, क्वेश्चन है टॉपिक के रूप में याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए। यहाँ पे कि ग्रेफाइट तथा आयोडीन भी चमकीली होती है, परंतु यह अधातु है, परंतु यह अधातु है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अधातु, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन। आयोडीन इससे ज्यादा चमकता है, तो आयोडीन को ही आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक। आगे है कठोरता का गुण। आगे सातवां गुण कौन सा है? कठोरता। कि सभी धातुएं प्राय कठोर होती है, सबको को पता है कि धातु कठोर ही होती है। अपवाद के रूप में, इसमें अपवाद भी होगा, जैसे हर चीज में अपवाद होता है, इसमें भी अपवाद है। अपवाद के रूप में सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मतलब सोडियम पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, यह एक अपवाद है। आगे है ध्वनि का गुण। ध्वनि के गुण में है कि धातु, यहाँ ध्वनि था, ध्वनि के गुण में देखिए, ध्वनि में था कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। जिसे चमक में था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसी तरह से धातुओं में कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। तो ये सब याद करने लायक नहीं है, याद तुरंत हो जाएंगे आप लोगों को, इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना है, बस पढ़िए और याद हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्या पूछेंगे कि सभी धातुएं लगभग ठोस होती है, परंतु मरकरी, मरकरी यानी कि पारा, मरकरी यानी कि पारा कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। कह रहे हैं कि सभी धातुएं लगभग ठोस होती हैं, और यही यहाँ पे ठोस का ही ध्वनि, ठोस रहेगा तभी ना ध्वनि आएगी। लेकिन अपवाद के रूप में है कि मरकरी यानी कि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और ये हर साल लगभग पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है। अगर धातु नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होता है। अधातु में मारिएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर। आगे है 9 नंबर, 9 नंबर में है घनत्व। घनत्व में भी देखना है यहाँ पे, हाँ, घनत्व में है कि सभी धातुओं के घनत्व लगभग उच्च होते हैं, सभी धातुओं के घनत्व लगभग
उच्च होते हैं, मतलब घनत्व इसके ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे चांस ना है कि इसका पूछेगा, नहीं पूछता है। और ये क्रैश कोर्स के रूप में हम आप लोगों को सिर्फ बता रहे हैं वही चीज जो कि सीधे एग्जाम में आए। तो इसको घनत्व वाले को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे इसको देख लीजिए, कुछ धातु है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा एल्युमिनियम के घनत्व निम्न होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, जिन्हें हल्की धातु भी कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और आपसे एक चीज पूछ दे, ये मत याद कीजिए, ये सब ठीक ना है। या ऐसे पढ़ने लायक है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं। क्लास के जो भी लड़के हो, यहाँ पे आपको सीधे हम ऐसा बता रहे हैं कि वही पढ़ो जो सीधे एग्जाम में आए। इसलिए तो हम क्लास में पढ़े भी किए हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब स्किप किए हैं। ये सब पढ़ाए हैं, और यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोड़े थे ये सब, तो ये सब हम क्लास में पूरे डिटेल्स के साथ बनाए हैं। और ये एक लड़की का ही नोट्स है जिसके हम चेक भी किए हैं, और ये उसी का नोट्स है। ये सभी हम क्लास में करा चुके हैं, और यहाँ सिर्फ हम वही चीज बता रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से आ जाए। तो ये सब याद ना कीजिए, इसको याद रखिए। कहेगा कि सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम। सबसे हल्की धातु, धातु धातु धारु नहीं धातु, सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम। और कहेगा सबसे भारी धातु कौन है, तो ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है, ओस्मियम। ओस्मियम यहाँ पे है सबसे भारी धातु। और कहेगा सबसे कठोर धातु, तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम। तो ये चीज को याद रखिएगा, याद करने वाला। अब यहाँ से चालू होता है आपको अधातु। यहाँ से क्या चालू होगा, अधातु। यहाँ से चालू हो जाएगा अधातु। तो अधातु उसे कहते हैं, अधातु उसे कहेंगे जिसमें विशेष प्रकार की चमक, विशेष प्रकार की ध्वनि, तन्यता, आघात, वर्धन इत्यादि का गुण न पाया जाए, न पाया जाए। धातु में ये सब पाया जाता था, लेकिन अधातु में है कि ये सब नहीं पाया जाएगा, उसे अधातु कहेंगे। या दूसरे तरीका से, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल भिन्न हो, उन्हें अधातु कहते हैं। या तो ये परिभाषा आप लोग याद रखिए, या तो ये वाला, ठीक। मतलब जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल भिन्न हो, उन्हें क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। आगे है अब कुछ टॉपिक के रूप में कि अब तक 22 तत्व अधातु हैं। मतलब अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं बुक के अनुसार हम बता रहे हैं, उसमें से 22 तत्व अधातु हैं, जिनमें 22 तत्व अधातु हैं, जिनमें से 11 धातुएं गैसीय रूप में है। 11 अधातु हैं, 11 जो अधातु है ना, जिसे तो कुल तो अधातु 22 है बुक के अनुसार। फिर अभी भी बोल रहे हैं बुक के अनुसार, अभी तक 22 तत्व अधातु है, जिसमें से 11 अधातुएं गैसीय रूप में है, और जबकि 10 अधातुएं ठोस रूप में है। जिसे गैस और ठोस दोनों मिलाकर अधातु कहेंगे। तो 11 अधातुएं गैस रूप में है, और 10 अधातुएं ठोस रूप में है। जबकि एक अधातु ब्रोमीन, एक अधातु ब्रोमीन, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक अधातु ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब जिस तरह से हमने धातु के भौतिक गुण देखे, अब यहाँ पे हमको किसके भौतिक गुण देखने हैं, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण हमको देखना है, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था। तो इसमें पहला देखिए, अधातुएं सामान्यतः तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मतलब अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। धातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में नहीं पाया जाता है। या तो धातु ठोस हो सकता है, अपवाद के रूप में एगो जो पारक है वो द्रव, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। लेकिन इसमें अधातु में है कि अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, क्रोमियम Cr, सल्फर S, फास्फोरस P, संकेत है। आयोडीन, ये सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, ठोस अवस्था में। कहेगा कि निम्न में से कौन ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। आगे है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में, ये सभी ठोस अवस्था में। यहाँ से ये सभी ठोस में, ये सभी द्रव में। और यहाँ से है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सभी कैसी अवस्था में, गैस अवस्था में। ये सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना। यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। पहला यहाँ पे था ठोस अवस्था में ये सब, द्रव अवस्था में ब्रोमीन, और गैस अवस्था में ये सब। तो आपको पूछेगा इसमें से सिर्फ यही वाला ब्रोमीन वाला, कि गैस द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसको देख लीजिएगा। आगे है भंगुरता। भंगुरता क्या कहेंगे, भंगुरता किसे, उसको देखिए। अधातुएं प्राय भंगुर होती हैं, अर्थात इन्हें पीट कर चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। मतलब अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता कहने का मतलब कि अगर इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा, मतलब इसका चादर नहीं बन सकता है। तो ये सभी को क्या कहेंगे, भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो उन सबको अधातु में ये सब गुण पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि अधातुओं में आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये भी बात है, धातु में ही पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। जो धातु में होता है इसके ठीक उल्टा अधातु में होगा। तो आप जिनको धातु याद आ गया, अधातु कुछ नहीं है उनके लिए। जिनको धातु याद हो गया, अधातु कुछ नहीं। भंगुरता में है कि उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात उन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, तार या चादर उनसे नहीं बना सकते हैं। और आगे कह रहा है कि अधातुओं में आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का भी गुण नहीं पाया जा सकता है। मतलब इन्हें खींचकर लंबी तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है।
आगे है चमक। अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातु में सेम था कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक। अपवाद के रूप में ग्रेफाइट एवं आयोडीन, हमने ऊपर भी आपको बताया था ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीली होती है, लेकिन वो अधातु है। तो यहाँ पे भी सेम आ गया कि अपवाद के रूप में ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीली होती है, मतलब ये चमकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इनमें चमक नहीं होता है, तो कुछ कुछ अपवाद होते हैं, इसमें ये चमकता है, लेकिन ये अधातु है। ठीक। इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन का है कि निम्न में कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। अगर दोनों आ जाए तो आप आयोडीन मार दीजिएगा, जो पहले रहे उसको टिक कर दीजिएगा। आगे है उष्मा एवं विद्युत चालक, यानी कि अधातुएं प्राय विद्युत के कुचालक होती हैं, विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होती है। कोई भी अधातु देखिएगा तो लगभग विद्युत और उष्मा के कुचालक ही होगा, मतलब वो गर्म नहीं होता है और उसमें करंट नहीं पास होता है। आगे है अपवाद में ग्रेफाइट। देखिए धातु में हम ये सब चीज आपको करा दिए हैं, और धातु में बस यहाँ पे रिकॉल करते चलिए कि अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आगे है पांचवा द्रव्यणांक एवं क्वथनांक। द्रव्यणांक एवं क्वथनांक, मतलब द्रव्यणांक और क्वथनांक को देखना है कि क्या कह रहा है। तो अधातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। धातु में क्या था, तो धातुओं के उच्च होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पीछे वीडियो पीछे करके देखिएगा, उसमें हमने बताया कि धातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे धातुओं के द्रव्यणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रव्यणांक उच्च होता है, मतलब ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसका द्रव्यणांक उच्च होता है। ठीक। आगे है कठोरता। कठोरता में देख लीजिए क्या है कि अधातुएं प्रायः मुलायम होती हैं। कठोरता का मतलब गुण इनमें नहीं पाया जाता है। अधातुएं प्रायः मुलायम होती है तथा कुछ अधातुएं काफी कठोर होती हैं। कुछ अधातुएं भी काफी कठोर होती है, जैसे सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होती है, जबकि कार्बन का एक अपरूप हीरा, कार्बन का एक अपरूप हीरा, हीरा एक अधातु है, हीरा धातु नहीं है। इसको ध्यान से, हीरा हीरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होती है, जबकि कार्बन का एक अपरूप हीरा कठोर होता है। कार्बन का अपरूप हीरा क्या होता है, कठोर होता है। तो कहेगा धरती पर सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा ही है, धरती पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है घनत्व। अधातुओं के घनत्व प्राय निम्न होते हैं, धातु के घनत्व उच्च होते हैं, अधातु के घनत्व निम्न होते हैं। अंतर धातु और अधातु में अंतर भी यही है, तो इसको आप लोग अंतर भी आगे हम दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे घनत्व देखिए, घनत्व में क्या कर रहा है कि अधातुओं के घनत्व प्राय निम्न होते हैं, निम्न यानी कि कम होते हैं। आगे चलिए, ध्वनि का गुण इनमें, तो धातुओं को पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु में सेम ये चीज हुआ था कि धातु को पीटेंगे तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि होगी, और धातु को पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, बल्कि यह टूट कर चूर चूर हो जाते हैं, मतलब भंगुरता का गुण पाया जाता है। धातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, मतलब इन्हें पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आगे, अब ये धातु और अधातु खत्म हो गया। आगे यहाँ से दिया है कि धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखे, तो अंतर यहाँ पे है, हम आपको इसको कल करा देंगे अगले वीडियो में। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कुछ हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।